नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। कश्मीर के बारे में एक मशहूर बात लिखी गई है, गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्ता हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्ता। यानी कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। लेकिन सियासत ने कश्मीर को जहन्नुम में तब्दील कर दिया। स्वर्ग कही जाने वाली इस सरजमी की आबो हवा जहरीली हो गई है, लेकिन अब उम्मीद की रोशनी दिखने लगी है। कश्मीर बदलता हुआ दिख रहा है। ये तब्दीली कोई और नहीं बल्कि वहां की आवाम लेकर आ रही है, जिसके कंधे पर अब तक झूठ और फरेब की बंदूक रखकर अलगाववादी नेता चलाते रहे। डीडीसी चुनाव के नतीजे और रुझानों ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि कश्मीर अमन पसंद है। चुनाव में एक बात और साबित हो गई है कि घाटी के लोगों ने आर्टिकल 370 के हटाए जाने का स्वागत भी किया है। कश्मीर के लोग मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। आतंकी वारदात और बेवजह की पाबंदियों से अब वो ऊब चुके हैं। गणतंत्र पर भारी गणतंत्र। आतंक पर अमन की जीत। बंदूक को बैलेट का जवाब। टुकड़े गैंग को लोकतंत्र का तमाचा। घाटी की आवाम अमन चाहती है। आज आजाद हो गया कश्मीर। घाटी में खिला कमल। ये नया कश्मीर। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये पहला चुनाव है। अब तक मिल रहे रुझानों के मुताबिक करीब 52% वोटिंग हुई, जो अपने आप में कमाल है। भीषण ठंड के बावजूद लोग घरों से बाहर निकले और अपने नुमाइंदों के लिए वोट किया। ये भी पहली मर्तबा ही हो रहा है कि चुनाव के दौरान हिंसा नहीं हुई। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हालात सामान्य होना इस बात की ओर इशारा करता है कि कश्मीर बदल रहा है। जी हाँ, वहां की आवाम अब बाकी शहरों की तरह ही विकास का हिस्सा बनना चाहती है। इमरान परेशान है। चीन हैरान है। कश्मीर में बैलेट से हारी बंदूक। लोकतंत्र से हारा टुकड़े गैंग। घाटी को अमन पसंद है। 370 के बाद पहला चुनाव। विकास की राह पर कश्मीर और लोकतंत्र से हारा गणतंत्र। घाटी की सुबह अब गोलियों की आवाजों से नहीं होती। मासूमों की चीख से अब नमाज की आवाज हल्की नहीं पड़ती। अब मंदिरों की घंटियों से डर नहीं लगता। मौलवी और पंडित अपने अपने तरीके से इबादत और पूजा करते हैं। ये नया कश्मीर है। वो कश्मीर है जो पुरसुकून चाहता है, आजाद सोच चाहता है, युवा उड़ान चाहता है, अपनी किस्मत, अपनी तकदीर खुद लिखना चाहता है।
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के आज नतीजों का दिन है। आज सुबह 9 बजे से सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में गिनती का काम जो है वो शुरू हो गया है और अभी तक जो हमारे पास रुझानात है उनमें सीधे तौर पर कश्मीर घाटी में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बढ़ोतरी दिखती हुई नजर आ रही है। उधर जम्मू में हालांकि कई जगहों पे बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट्स है उनका बिल्कुल साफ एक पिक्चर है कि वो की प्लेयर्स होंगे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद चुनाव के अब तक मिल रहे नतीजों से साफ हो चला है कि जम्मू में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि अब घाटी में भी कमल खिल गया है। डीडीसी चुनाव में जिस तरीके से जनता ने मतदान किया उसका इशारा साफ है कि कश्मीर को तोड़ने वालों की अब नहीं चलेगी। कश्मीर में अब गणतंत्र का राज नहीं चलेगा। गुपकार अलायंस, आतंकियों और अलगाववादी नेताओं के मंसूबे अब कभी परवान नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि कश्मीर को अमन पसंद है। घाटी में कमल खिला है और पूरी ताकत से हम यहाँ चुनाव लड़े। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जहाँ जम्मू में स्वीप कर रही है, घाटी में भी हम बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। 280 सीटों पर 8 चरणों में मतदान हुआ। 2178 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है, लिहाजा इस चुनाव पर सबकी नजर है। बीजेपी ने भी चुनाव में पूरा जोर लगाया है, जिसका असर अभी तक नतीजों में साफ नजर आ रहा है। हालांकि गुपकार गठबंधन बीजेपी से आगे निकलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने कश्मीर घाटी में डीडीसी की 3 सीटों पर अब तक जीत दर्ज कर ली है। पुलवामा की काकपुरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मिन्हा लतीफ जीते हैं। श्रीनगर की खामोश सीट से इंजीनियर एजाज और बांदीपुरा की तुलेल सीट से एजाज अहमद खान जीते हैं। जो 6 साल जो काम किए गरीब जनता के, जम्मू हो, कश्मीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, महिला हो, पुरुष हो, समाज के हर वर्ग का विकास और समाज के हर वर्ग की चिंता नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने की है और उसका परिणाम आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होगी। अब तक के रुझानों में गुपकार गठबंधन 84 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 4 पर उसके प्रत्याशी जीत गए हैं। बीजेपी 43 पर आगे चल रही है। कांग्रेस के 20 प्रत्याशी आगे हैं और उसकी 1 सीट पर जीत हो चुकी है। जेकेएपी ने 1 सीट जीत ली है और 6 पर वो आगे चल रही है। अन्य 43 सीटों पर आगे चल रहे हैं और 7 सीटों पर अन्य उम्मीदवार जीत चुके हैं। ये लोकतंत्र की जीत है। नरेंद्र मोदी जी का सपना जो था कि नीचे तक पंचायत के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, डीडीसी के चुनाव हों, वो सब हुए और आज नतीजे भी आएंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा सबसे बड़ी जीत लोकतंत्र की जीत। जम्मू कश्मीर में कई चरणों में हुए जिला परिषद चुनावों की मतगणना से एक दिन पहले यानी सोमवार को अधिकारियों ने कम से कम 20 राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लिया। इनमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भी 3 वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लेने का दावा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस कार्रवाई को गुंडाराज करार देते हुए कहा, ये दिखाता है कि बीजेपी परिणामों में हेरफेर करने की कोशिश में। जम्मू से अजय जांडियाल और आरिश बिलाल के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। तो कश्मीर की जनता अमन पसंद पहले भी थी, कश्मीर की जनता अमन पसंद आज भी है। लोकतंत्र में उसे पहले भी विश्वास था, आज भी विश्वास है। लेकिन जिस तरीके से 50% से भी ज्यादा वोट इन चुनावों में हुआ है, उससे एक बात साबित हो गई है कि बेकार के बंधनों को तोड़कर अब कश्मीर के आवाम जो है वो विकास चाहता है, डेवलपमेंट चाहती है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, 6 सालों में पहली बार बीजेपी का घाटी में खाता खुलना और एक तस्वीर ये भी है कि 80 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, लेकिन कई निर्दलीय ऐसे हैं जो बीजेपी जिन्हें सपोर्ट कर रही है और वो जीते भी हैं, आगे भी चल रहे हैं। ये जो तस्वीर है, क्या ये दिखाती है कि कश्मीरियत की नुमाइंदगी कुछ चंद पार्टियों के हाथ में नहीं है, बल्कि उसका विस्तार हो रहा है, खासतौर से एक बड़े फैसले के बाद जो 5 अगस्त 2019 को लिया गया? देखिए, बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से ये रुझान आए हैं, जिस तरीके से नतीजे आए हैं आज के डीडीसी चुनावों के, वो साफ दर्शाता है कि अब लोग किसी एक पार्टी या किसी एक
गुट के लिए जो है वो समर्थन या सिमटे नहीं रहेंगे। लोग कहीं ना कहीं ऑप्शन तलाश रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी अपने मैंडेट पे 3 कैंडिडेट बीजेपी के जीते हैं डीडीसी चुनावों में, और वो भी काकापुरा जैसे इलाके में जहां पर जो मिलिटेंसी इफेक्टेड इलाका है साउथ कश्मीर का, वहां पर। और ये दर्शाता है कि किस तरीके से लोग कहीं ना कहीं अब उब चुके थे वो पुरानी राजनीति जिसमें रोज बंद हुआ करता था, रोज आतंकियों की धमकियां हुआ करती थी। ये सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं जनता ये समझती है कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है, अगर उन्हें अपने बच्चों के लिए ऑप्शन चाहिए, पढ़ाई के लिए नए अदारे चाहिए, नौकरियों के लिए नई कंपनियां चाहिए, नए मौके चाहिए, तो कहीं ना कहीं उन्हें आगे बढ़ना होगा, उस सोच को बदलना होगा, उस सिमटी हुई जिंदगी से बाहर निकलना होगा। और यही वजह है कि 52% चुनाव हुआ है जम्मू कश्मीर में इस बार डीडीसी चुनावों में। खासतौर पे कश्मीर में जहां पर 1 या 2% पोलिंग हुआ करती थी एक जमाने में, आज वो बढ़कर कहीं उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा हुई है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोगों की जो सोच है वो बदली है। और 370 का जो एक हुआ बैरियर हुआ करता था कि या कुछ पार्टियां कहती थी हम जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस को लेकर चले हैं और आगे भी इसको बरकरार रखेंगे, और अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उसे वापस रिस्टोर करने की बात की है। इसमें कोई शक नहीं कि एनसी और पीडीपी के जो गुपकार अलायंस था उसको भी सीटें मिली हैं, काफी सीटें मिली है, मगर जो बीजेपी को समर्थन मिला और उसके बाद जो बीजेपी को 3 सीटें अगर कश्मीर में मिलती हैं, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब उन राजनीतिक दलों के लिए भी जो है वो सोचने का समय आ गया है, सोचने का समय आ गया। बिल्कुल अजय, लेकिन अगर क्योंकि सुबह से हम इस मामले में बहस कर रहे हैं, बहस सुन रहे हैं, लेकिन एक बात हम आपसे समझना चाहते हैं कि जो सीटें निकल कर आई हैं, अगर हम इनको विधानसभा की तस्वीर के हिसाब से देखें तो क्या आप मानते हैं कि बीजेपी कहां होगी, एनसी कहां होगी, इसके साथ साथ महबूबा की पार्टी कहां होगी और कांग्रेस कहां होगी, अगर विधानसभा की तस्वीर के हिसाब से हम ये समीकरण निकालने की कोशिश करें? देखिए, जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं इन नतीजों के बाद वो साफ दर्शाता है कि जम्मू में बीजेपी को काफी बेहतरीन मौके मिल सकते हैं अगर विधानसभा चुनाव होते हैं। बेशक बीजेपी ने 6 डिस्ट्रिक्ट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, 4 डिस्ट्रिक्ट अभी भी ऐसे हैं जहां पर उनको 2 या 3 सीटें मिली हुई हैं, मगर वोट प्रतिशत उनका बड़ा है उस इलाके में, ये एक चीज देखनी होगी। दूसरी चीज, कश्मीर में अगर 3 सीटें आती हैं और उसके बाद अगर बीजेपी के लोग परफॉर्म कर पाते हैं, वो देखना होगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करूं तो कश्मीर में जो हमें जानकारियां हैं, लगभग 20 से 25 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बीजेपी ने समर्थन दिया था। तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अंदर खाने से काम कर रही है, कश्मीर में लोगों में अपनी बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। और जब विधानसभा चुनाव होते हैं, कितनी जल्दी होते हैं ये कहना मुश्किल है, मगर जब भी होते हैं सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो है बीजेपी को इसका फायदा होगा। जी अजय, लेकिन ये जो गुपकार अलायंस की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी ने गुपकार गैंग का भी नाम दिया और कई बड़े नेताओं का बयान इस तरीके से आया, लेकिन अब जिस तरह का प्रदर्शन किया है गुपकार अलायंस ने, ये कितनी बड़ी घटना है? पीडीपी और एनसी जैसी 2 पार्टियां एक साथ आ गई, और अगर ये हुआ है तो इसका असर फिर आगे आने वाले इलेक्शंस में कैसे पड़ सकता है? देखिए, यकीनन इसका असर चुनावों में हुआ है और यही वजह है कि जो 3 फिगर का आंकड़ा है वो इन्होंने छुआ है। 100 से ज्यादा सीटें गुपकार अलायंस को मिली हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। मगर देखने की बात है कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो कौन सी पार्टी कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगी, क्योंकि पीडीपी सत्ता का स्वाद चख चुकी है 2 बार, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो काफी सालों तक जम्मू कश्मीर में रूल कर चुकी है, चीफ मिनिस्टर उनके रहे हैं, चाहे वो शेख अब्दुल्ला रहे, फारूक अब्दुल्ला रहे, उमर अब्दुल्ला रखे। तो ये कहीं ना कहीं देखने की बात होगी कि क्या ये दोनों पार्टियां कॉम्प्रोमाइज करके अपना चीफ मिनिस्टर गंवा सकती हैं। क्या फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होंगे, क्योंकि गुपकार के चेयरमैन जो है फारूक अब्दुल्ला थे अगर विधानसभा चुनावों में ये दोनों दल आते हैं, या फिर महबूबा मुफ्ती अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगी। अगर दोनों पार्टियां अपने बलबूते पर चुनाव लड़ती हैं तो सीधे तौर पर उनको जो 84 सीट में से अगर आप देखें, अगर बीजेपी पिछली बार 25 लेके गई और इन आंकड़ों को जो आज नतीजे आए हैं उनको देखा जाए तो बीजेपी का प्रदर्शन जो पिछले जो इलेक्शन थे उसके मुकाबले का उससे बेहतर हो सकता है आने वाले समय में। तो ये साफ दर्शाता है कि इन दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं अपने नंबर को गंवाना पड़ेगा। तीसरी चीज, कांग्रेस आप देखें तो कांग्रेस का वोट शेयर लगातार घट रहा है। तो ये तीनों दल अगर मिलकर
सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि तीनों दलों की सरकार कितनी लंबी और किस तरह से चल सकती है। गुलाम नबी आजाद इसके भुगतभोगी हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त सत्ता की कुर्सी जो है वो खींच ली गई थी उनकी, और उसकी वजह से सरकार गिर गई थी। तो यकीनन ये देखना होगा लेकिन कि तीनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा संकट है इनके अस्तित्व का, और शायद यही कारण है कि अस्तित्व बचाने के लिए और ये जताने के लिए भी कि बीजेपी की सरकार जो दिल्ली में बैठी है उसने जो कश्मीर को लेकर तमाम फैसले किए हैं वो ठीक नहीं है, ये संकेत देने के लिए हो सकता है कि वो तमाम सारी परिस्थितियों को अपने आप को मान ले। लेकिन आप हमारे साथ रहें अजय, हम वापस आएंगे, एक बार 4 तस्वीरें दिखा देते हैं। टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देखिए। फाइनल नतीजे अभी आना बाकी हैं, लेकिन बीजेपी की नैया पार, गुपकार पर कितना उपकार। जैसा कि आप देख रहे हैं 370 की अग्नि परीक्षा, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, ये भी आपने देखा। ये तमाम सारी तस्वीरें जो बताती हैं कि बीजेपी धीरे धीरे कश्मीर को किस तरीके से, जम्मू को किस तरीके से अपनी आबो हवा में तब्दील कर रही है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भले ही एकजुट होने की कोशिश करें, लेकिन क्या उस तरीके से संकेत मिल पाएंगे, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हमारे साथ अजय मौजूद हैं। अजय, अगर हम इसको परिभाषित करें तो आपसे पूछना चाहता हूं, गणतंत्र, जनतंत्र या फिर अभी भी कोई गुंजाइश है? अजय, मेरी आवाज आप मैं सुन नहीं पाया, एक बार फिर से आप दोहराएंगे? जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गणतंत्र या अभी भी कोई गुंजाइश है? देखिए, ये सीधे तौर पर जनतंत्र है, और जिस तरीके से इस जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में जो लोगों की भागीदारी है, अगर इसको देखा जाए वो साफ दर्शाता है कि अब समय आ चुका है। लोग समझते हैं कि अब वो बंदूक, वो गोली, वो खून खराबा अब नहीं चलेगा। अब जो राजनीतिक दलों के लोग लुभाने वादे हुआ करते थे वो नहीं चलेंगे। अब जो काम करेगा, जो परफॉर्म करेगा, और वही काम कर पाएगा। और जनतंत्र इसलिए कहूंगा क्योंकि लोगों की भागीदारी कदर यहां पे आई है, और यकीनन लोगों की भागीदारी से के बाद। लेकिन अजय, वहां की जो आवाम है वो तो शुरू से लोकतंत्र चाहती है, शुरू से अमन चाहती है, चैन चाहती है, विकास चाहती है। कुछ पार्टियां रही ऐसी जिनके बयान इक्का दुक्का ऐसे आते रहे, हमने देखा अभी अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद भी महबूबा मुफ्ती की ओर से जो कहा गया कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, उसके बाद ये भी लगा कि ये बहिष्कार करेंगे इन चुनावों का। लेकिन फिर हालात देखे इन पार्टियों ने और फिर चुनाव में पार्टिसिपेट भी किया। तिरंगा और संविधान में कुल मिलाकर के पूरा जो विश्वास है वो भी जताया। तो आप मुझे ये समझाइए कि ये जो सियासत है इन पार्टियों की, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनकी सियासत में कैसी तब्दीली देख रहे हैं आप, अनुच्छेद 370 के हटने से पहले और अब की जो सियासत है, अब की जो तारीख है? देखिए, अभी की अगर सियासत देखें तो आज से पहले, जैसा मैं पहले बता रहा था कि आज से पहले क्या हुआ करता था, कहीं ना कहीं जब चुनाव हुआ करते थे, कौन नहीं जानता कि रिगिंग, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जब सरकार में आई उस वक्त में जब रिगिंग हुई, उसके बाद किस तरीके से कई युवाओं ने जो है बंदूक उठाई। उसके बाद की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं डर का माहौल जो है एक पैदा किया जाता था कि आतंकी हमले होते थे, आतंकियों की धमकी हुआ करती थी, सेपरेटिस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया करते थे। और इन चुनावों में बात करें तो अब तो वो दौर ऐसा लगता है शायद खत्म ही हो चुका है कि किसी तरह से सेपरेटिस्ट की बंद की कॉल हुआ करती थी। लोग उन चीजों में सिमटे हुए थे। अब उन राजनीतिक दल जो खासतौर पर जम्मू या कश्मीर के कुछ सिमटे हुए इलाकों में हुआ करते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो कश्मीर में एक बड़ा वोट बैंक उसका हुआ करता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में भी कहीं ना कहीं अपने आप को उभार रही थी। मगर जब यह बदलाव आया है, जब उसके बाद का बदलाव अगर आप देखें जो आज हुआ है, जब लोग खुले में माहौल में आकर वोट करने की कोशिश करते हैं, धमकियों के बावजूद, आतंकी खतरा आज भी था, 3 आतंकी चुनावों के समय एनकाउंटर में मार गिराए जाते हैं। मगर अब लोग बदलाव चाहते हैं। अब उन पार्टियों के लिए जो 370 और दफा 370 और स्पेशल स्टेटस की बात फिर से कर रहे हैं, उनके पास कुछ और बचा नहीं है कहने के लिए। इसलिए उनको लगता है कि क्या 370 और स्पेशल स्टेटस के जरिए वो लोगों को लुभा पाएंगे। मगर देखना यह होगा कि जो आज चुनाव हुए हैं जिनमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, अब ये लोग कहीं ना कहीं इस चीज को नकार रहे हैं कि भाई अब 370 या स्पेशल स्टेटस के नाम पे नहीं, कुछ करके पुरानी बात वही रटाया बात और उसके जरिए सत्ता में पहुंचने की कोशिश। आप हमारे साथ रहे अजय।
आपको एक बार फिर से 4 तस्वीरें दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हुए हैं, उसको आप समझ लीजिए। 280 सीटों पर दंगल हुआ है और इन 280 सीटों पर वाकई बीजेपी का मंगल है, इसे कहा जा रहा है, क्योंकि एक शुरुआत है बीजेपी की। गुपकार का क्या होगा, कश्मीर का संदेश सुनेगा देश, इस तरह की भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ बीजेपी ने विकास के मुद्दे को ध्यान में रखकर, उसे सामने रखकर ये चुनाव लड़ा है। और जब चुनाव लड़ा है तो उसके संकेत भी निकल कर आ रहे हैं और ये संकेत दूर तक जाएंगे, इसके लिए इंतजार करना। बिल्कुल, एक और रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को। आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले तक कश्मीर की सही और असल तस्वीर किसी ने देखी नहीं थी। इसकी वजह थी यासीन मलिक और जिलानी जैसे अलगाववादी नेता, जो ये राग अलापते रहे कि कश्मीर अलग मुल्क बनना चाहता है और यहां सिर्फ सेना और सरकार के सताए हुए लोग रहते हैं। आर्टिकल 370 के हटने और सामान्य तरीके से चुनाव होने के बाद अब यह साबित हो गया है कि कश्मीर को घटिया सियासत की खुराक बनाई गई है। कश्मीर को लेकर गलत तस्वीर और तथ्य परोसे गए हैं, लेकिन अब कश्मीर का सच दुनिया के सामने आ गया है, जिसके चलते पाकिस्तान, तुर्की और चीन जैसे मुल्कों को एक जोरदार तमाचा लगा है। यासीन मलिक, सैयद अली शाह जिलानी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और मीर वाइज उमर फारूक, ये घाटी की सियासत के वो चेहरे हैं जिन्होंने कश्मीर का अमन छीनने की पुरजोर कोशिश की। घाटी को हमेशा एक सुलगती चट्टान बताने और दिखाने के लिए मशक्कत करते रहे, खाते रहे हिंदुस्तान का और गाते रहे पाकिस्तान की। इन अलगाववादी नेताओं ने हमेशा कश्मीर को अलग मुल्क समझा और इसे पाकिस्तान की जागीर। इन नेताओं ने आर्टिकल 370 और 35 से हटाने का विरोध किया। इनके मुताबिक कश्मीर की आवाम भारत से अलग होना चाहती है। कश्मीर पर भारत के मुकाबले पाकिस्तान का ज्यादा हक है। कश्मीर को तहस नहस करने में इनकी भूमिका सबसे ज्यादा रही। अपनी तकरीर में ये नेता युवाओं को भड़काते रहे। आतंकी ताकतों को घाटी में इनका समर्थन लगातार मिलता रहा। इन अलगाववादी नेताओं ने हमेशा भारत सरकार पर यह तोहमत मढ़ी कि सरकार ने जबरन घाटी से आर्टिकल 370 हटा दिया, वो भी आवाम की मर्जी के बगैर। महबूबा मुफ्ती और फारूक ने तो यहाँ तक कहा कि उनकी सरकार बनने पर वो आर्टिकल 370 को दोबारा लागू करने की कोशिश करेंगे। 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है और जिस तरह से 8 चरणों में वोटिंग हुई, हिंसा की खबरें नहीं आई, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि यासीन मलिक और जिलानी जैसे नेता कश्मीर को लेकर आज तक दुनिया के सामने झूठ परोसते आए हैं। इन चुनावों के जरिए कश्मीर की जनता ने एक बात तो साफ कर दी है कि वो अमन चाहते हैं, हिंसा और धमाके नहीं। बीजेपी ऑफिस के बाहर सेलिब्रेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर ढोल की थाप पर बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और बड़ी जीत जो है इस वक्त कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी ने हासिल की है जम्मू रीजन में। खासतौर पे कश्मीर में जो 3 सीटें जो है वो हासिल की हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय कहीं ना कहीं उन राजनीतिक दलों के लिए जो कश्मीर में अभी तक जो है वो कहीं ना कहीं राज कर रहे थे। और एक बार फिर से चलेंगे कश्मीर, जहां पर हमारे संवाददाता आरिश बिलाल हमारे साथ मौजूद है। आरिश, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जम्मू में तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो चुकी है, कश्मीर में उपस्थिति दर्ज की है और आगे आने वाले समय में विकास के जरिए ही सही वहां पर बीजेपी काम करने वाली है, लेकिन पीओके क्या कहता है इन परिणामों को देखते हुए, वहां पर किस तरीके से असर? देखिए, जो पाकिस्तान के नेता हैं या पाकिस्तान में जो बैठे हुए लोग हैं, बिल्कुल उनकी सारी नजरें जो उन्होंने कश्मीर पे गड़ाई हुई थी। और आपको याद होगा कि जब यहाँ पे डीडीसी के चुनाव हो रहे थे तो लगातार बॉर्डर पे भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही थी और कई बड़ी जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हुई खासतौर से नॉर्थ कश्मीर या जम्मू के रीजन में, तो उनको विफल बनाया गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान या पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जो हैं या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, पाकिस्तानी कंट्रोल कश्मीर में जो लोग बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की और आज उनके मुंह जो है डेफिनेटली उतरे हुए होंगे, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने दोबारा से वोट
पे जो है उसका अपना भरोसा जताया है और जिस तरह उन्होंने काफी बड़ी बिल्कुल संख्या में भरोसा जताया है फिर से एक बार भारत के लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर की जनता ने। बहुत शुक्रिया अजय आपका, बहुत शुक्रिया आरिश आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर है कि एक जो संदेश है वो चीन और पाकिस्तान को भी गया है, वो चीन और पाकिस्तान जिसने अलग रंग देने की कोशिश की थी जब भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला किया था, लेकिन उन लोगों को करारा तमाचा मारा है। डीडीसी चुनाव में जिस तरह कश्मीर के आवाम ने हिस्सा लिया और रिकॉर्ड 51% वोट डाले, जिसमें साफ है कि कश्मीर की जनता ने अलग कश्मीर की मांग को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। साथ ही अलगाववादियों को भी बैलेट के जरिए करारा जवाब दिया गया। डीडीसी चुनाव भले ही स्थानीय हों, लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बनकर कश्मीर और घाटी के लोगों ने फिर से एक बार भारत के लोकतंत्र के प्रति अपना समर्थन जताया है। यानी उन्होंने तरक्की का रास्ता चुना है। इसीलिए चलिए वहां खबर जहां में अब बात एलओसी के उस पार रहने वाले 40 लाख नागरिकों की करते हैं जो पिछले 7.5 दशक से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ सरकार ने धारा 370 हटाकर कश्मीर के लोगों के लिए एक नए अवसर, नए मौके का रास्ता खोला है, तो वहीं एलओसी के उस पार लोग सालों से जरूरत की चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में अब एलओसी के उस पार रह रहे हमारे लोगों को अखंड भारत में मिलाने के लिए आवाज उठाना भी लाजमी है। ये तो एलओसी के दूसरे तरफ रहने वाले लोग हमारे अपने हैं, भारत का हिस्सा हैं, उन्हें भी पूरा हक है लोकतंत्र के हर पर्व में शरीक होने का। उनका पूरा हक भारत के संसाधनों और सरकार की ओर से मिलने वाली हर मदद पर भी है। लेकिन 73 साल पहले हुई एक गलती और पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से कई लोग इस हक से आज भी महरूम हैं। पाकिस्तान जाती है, सरचार्ज जाप देते हैं, जाम ना जाते हैं, पानी हमारा बंद किया जाता है, बिजली वहाँ जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे। पाकिस्तान के विरोध की ये आवाज पिछले कई सालों से पीओके में उठ रही है। बिजली पाकिस्तान जाती है, सरचार्ज जाप देते हैं, जाम ना जाते हैं, पानी हमारा बंद किया जाता है, बिजली वहाँ जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? क्या आप लोग मर गए? क्या एक मकान में बैठे हुए हैं, कहते हैं जी हम आजाद हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की करतूतों से परेशान पीओके की जनता खुलकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती है। जिस इलाके के लोगों को 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरह तरक्की के बेहतर मौके मिलने चाहिए थे, जिस मुजफ्फराबाद के युवाओं को नए भारत में अवसर मिलना चाहिए था, एलओसी की दूसरी तरफ रहने वाली महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए था, उस एलओसी को 73 साल पुरानी गलती की वजह से इन सभी मौकों से अछूता रहना पड़ रहा है। आज आप मुझे ये बताएं, बिजली पाकिस्तान जाती है, सरचार्ज आप देते हैं, जाम ना जाते हैं, पानी हमारा बंद किया जाता है, बिजली वहाँ जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? क्या आप लोग मर गए? क्या एक मकान में बैठे हुए हैं, कहते हैं जी हम आजाद हैं। आप लोगों को इतना नहीं पता है कि बिजली पाकिस्तान जा रही है। यहाँ पानी का इतना मसला बन गया है, एक कागज जिसको कहते हैं, एक गिलास यहाँ पानी लोगों को मुयसर नहीं है। और जहाँ डैम ना जा रहे, पाकिस्तान क्यों नहीं मिला कालाबाग डैम को? वो उसकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है। हमारा पानी है, हमारा हक है, हम ये लेके रहेंगे। हर चीज के दो तरीकेकार होते हैं, एक बात से लेना, दूसरा चार से। हम हर चीज जानते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी बगावत की जाए, लेकिन मजबूर किया जाए। एलओसी के एक तरफ हिंदुस्तानियों को ये सब कुछ मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी हुकूमत ने दशकों से इस इलाके को केवल दर्द और दहशतगर्दी दी है। बिजली पाकिस्तान जाती है, सरचार्ज आप देते हैं, जाम ना जाते हैं, पानी हमारा बंद किया जाता है, बिजली वहाँ जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? क्या आप लोग मर गए? क्या एक मकान में बैठे हुए हैं, कहते हैं जी हम आजाद हैं। लेकिन अब कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव और उसके नतीजों से संदेश साफ है। संदेश ये कि पीओके के उस पार रहने वाले तमाम भारतीयों को, जो हमारे अपने हैं, उन्हें वैसा ही अधिकार, अवसर और विकास का भागीदार बनाया जाए जैसे 130 करोड़ भारतीय हैं। देखिए, आज जो डीडीसी इलेक्शनों का रिजल्ट आया है, उससे निश्चित तौर से एक संदेश, एक मैसेज पाकिस्तान को बहुत क्लियरली जाता है और पीओके को, कि यदि मोदी जी कुछ ठान ले, उसको करते ही नहीं है बल्कि उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। पीओके का भारत में मिलने का समय आ गया है।
बस केवल इंतजार है उपयुक्त घड़ी का, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। वो जगह, वो वक्त और वो घड़ी हम मुकर्रर करेंगे, पर ये मिलन निश्चित है। डीडीसी दंगल से एक साथ कई संदेश निकल कर आए हैं। घाटी के लोगों ने अलग कश्मीर को नकार दिया है। कश्मीर देश के बाकी हिस्सों की तरह मजबूत लोकतंत्र की चाह रखता है। कश्मीर के लोगों ने चुनाव में जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उससे अलग कश्मीर का दावा करने वाले लोगों को करारा जवाब मिला है। साथ ही घाटी में कमल खिलने से साफ संकेत है कि अब कश्मीर के युवा हाथों में पत्थर नहीं, बल्कि आंखों में विकास की नई राह तलाश रहे हैं। 73 साल पुरानी गलती की वजह से कश्मीर का एक हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि दशकों से पाकिस्तान का अत्याचार झेल रहे 40 लाख मुसलमान भी अखंड भारत का हिस्सा बने। पीओके में सब कुछ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के इशारे पर होता है। पीओके में हालात किस कदर खराब हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 7 दशकों के बावजूद भी वहां पर बेसिक सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिली हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं तक लोगों तक नहीं पहुंचाई गई हैं। एक तरफ जहां सरहद के इस पार टूरिज्म और व्यापार से लोगों की जिंदगी का स्तर सुधरा है, वहीं सरहद के दूसरी ओर जिंदगी की बेहतरी के हर मौके से लोग अब तक कोसों दूर हैं। पीओके में कई घंटों तक लगातार बिजली ठप रहती है, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और व्यापार पर पड़ता है। बिजली नहीं होने के कारण मशीनें ठप पड़ी रहती हैं और ये हालात तब हैं जब वहीं पर पीओके में हजारों मेगावाट बिजली तैयार की जाती है और इसके बावजूद सरकार वहां पर लोगों से टैक्स भी वसूलती है। पाकिस्तान के रवैये से त्रस्त लोग इस इलाके में प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना पीओके को केवल आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप की तरह इस्तेमाल करता है। हाल ही में पीओके के इलाके में कई दुकानों को तोड़ा गया, जिसका वहां के लोगों ने खुलकर विरोध भी किया। वो महफूज है, आसपास की नालियां आपकी महफूज है, ऊपर के स्लैब महफूज है। उससे पीछे जाके अगर कोई गरीब बंदा अपना रोजगार कमा रहा, आप उसके रोजगार को गिराते हो, उसके दुकान को। पीओके के पीएम रहे सरदार अतीक अहमद खान ने तो गिलगित बाल्टिस्तान तक को भारत का हिस्सा बताया था। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में तो गिलगित बाल्टिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। वापस आकर आप उसको कैसे छेड़ सकते हैं, सवाल ही पैदा होता है। यानी बैनुल-अक़वामी बरादरी में खड़े होकर आप अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का जिक्र करते हैं, वापस आकर आप उससे तकरीर की नफी करते हैं और आप एक कमेटी बनाते हैं और आप ये कहते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करें। साथ ही आजाद की थी सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त आप दिलवा देते हैं कि महाजीर जम्मू और कश्मीर के बोर्ड का हक खत्म कर दिया जाए। साथ ही नरेंद्र मोदी श्रीनगर में 6 लाख साबिक फौजियों को लाके आबाद करना चाहता है, उनकी फैमिलीज को। हर फैमिली में अगर 5 आदमी के अंदाजन हो तो 30 लाख आदमी का इजाफा करना चाहता है। हिंदुस्तान अपनी मर्जी के 30 लाख कश्मीरी आबाद करना चाहता है। आप अगर गिलगित बाल्टिस्तान को सुबह बना देंगे तो इंशाल्लाह कभी नहीं बनाएगा। घाटी में धारा 370 हटने के बाद वहां की फिजाओं में लोकतंत्र की खुशबू है और 7.5 दशक के बाद ये जरूरी हो चला है कि लोकतंत्र की वही हवा LOC को पार करके पीओके में भी बहे, जिससे वहां रहने वाले भारतीयों और आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को संवारा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जब बात लोकतंत्र की होती है तो किसी भी देश के लिए सांसद या संसद जैसी व्यवस्था राज्यों के लिए विधानसभा का महत्व सबसे अधिक होता है। आइए अब आपको इस ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर की विधानसभा कई साल से पीओके से चुनकर आने वाले विधायकों का इंतजार कर रही है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर विधानसभा जब बनाई गई उस वक्त इसमें 100 सीटें थी। 1988 में जम्मू कश्मीर संविधान में 12वां संशोधन किया गया और विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 111 हो गई। अब इसको समझिए कि 24 सीटें पीओके से चुनकर आने वाले विधायकों के लिए रिजर्व रखी गई, जहां पर चुनाव नहीं हो पाता, लोग चुनकर नहीं आ पाते। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 48 के तहत इन 24 सीटों को खाली जोड़ा गया है, जिसका जिक्र भारतीय संविधान में है। हालांकि सरकार बनाने के लिए विधानसभा में किसी बिल पर वोटिंग के लिए इन 24 सीटों की गिनती नहीं की जाती। 87 सीटों के आधार पर ही वोटिंग होती है।
तो चलिए एक बार फिर आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा का ब्रेकअप समझाते हैं। संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर विधानसभा में 111 सीटें हैं। इनमें से 24 पीओके से चुने जाने वाले विधायकों के लिए है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं है क्योंकि पीओके पूरी तरह से भारत का हिस्सा नहीं है। बाकी बची 87 सीटों में से लद्दाख में 4, कश्मीर घाटी में 46 और जम्मू इलाके में 37 सीटें। भारत पाकिस्तान के बीच की मौजूदा सरहद को ही लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा था। लगातार सीमा विवाद को देखते हुए साल 1948 में दोनों देशों ने आपसी सहमति से लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्धारण कर लिया। बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और साल 1971 में उसने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया, जिसे अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के तौर पर जाना जाता है। और दोनों तरफ की सेनाओं ने नक्शे पर लाइन बनाकर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी निर्धारित कर दी। एलओसी सैन्य नियंत्रण वाला वो हिस्सा है जो विवादित हिस्से से दूर रहने के लिए निर्धारित है। 22 अक्टूबर 1947 अंग्रेजों से मिली आजादी में महज 9 हफ्ते बाद जिन्ना के इशारे पर पाकिस्तान की तरफ से हजारों कबायलियों ने कश्मीर में उस वारदात को अंजाम दिया जिसमें हजारों बेकसूर कश्मीरियों का खून बहा। इस हमले का मकसद था कश्मीर पर कब्जा। कबायलियों के बदन पर पाकिस्तानी सेना की वर्दी भले ही नहीं थी, लेकिन हाथों में बंदूकें, मशीन गन और मोर्टार थे। साफ था कि पाकिस्तान ने उन्हें पूरी तैयारी के साथ भेजा था। आतंकियों को जोश दिलाने के लिए जिन्ना ने उन्हें मुजाहिदीन का खिताब दिया था। और इसी जोश में कबायलियों ने मुजफ्फराबाद और डोमेल शहर में बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और श्रीनगर के करीब उरी तक जा पहुंचे। जिन्ना एक तरफ कश्मीर पर हमला करवा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके लोग कश्मीर की रियासत में बगावत पैदा करने के लिए मुस्लिम सैनिकों को भड़काने में लगे हुए थे। तो वहीं पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हर तरफ सरकार के खिलाफ विरोध है, फिर चाहे बात गिलगित बाल्टिस्तान की हो या खुद पाकिस्तान के आगाम की। पाकिस्तान में महंगाई का आलम कुछ ऐसा ही है कि आलू और प्याज जैसी जरूरत की चीजें भी जनता की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान की जनता विपक्ष के साथ सड़कों पर है। रैलियों की तस्वीर से जो संदेश निकल कर आ रहा है उससे साफ हो गया है कि बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त जनता ने इमरान सरकार को सत्ता से हटाने का फैसला कर लिया है। लेकिन ऐसे में एक सवाल और उठता है कि क्या महज प्रधानमंत्री बदल जाने से पाकिस्तान के हालात सुधर जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह है धराशायी हो चुका पाकिस्तान का लोकतंत्र। कहने को पाकिस्तान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और कोर्ट जैसी तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सत्ता की असली चाबी वहां की सेना और आईएसआई के हाथ में रहती है। और इन दो संस्थानों का सिंगल पॉइंट एजेंडा है दहशतगर्दी फैलाना, जिसका खामियाजा पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब और मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब, पहले जरा मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों शेख रशीद साहब जो है उन्होंने शिकवा किया था मीडिया से कि जब कीमतें ज्यादा होती हैं, महंगाई बढ़ती है, तो आप लोग माइक लेके तो मार्केट में चले जाते हैं। अब महंगाई कम हो रही है तो आप मार्केट में नहीं जाते। तो आज हमारी एक सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है राशिदा शुएब साहबा, वो गई हैं पिंडी में लाल हवेली के इर्द गिर्द की मार्केटों में और फिर वो इस्लामाबाद भी आई हैं। तो जरा देखें इस पिंडी और इस्लामाबाद की सूरत-ए-हाल क्या है। कम तो नहीं हुई और अगर शेख साहब ये दावा कर रहे हैं तो खुद आए, बाहर मार्केट्स में आए, लोगों के हाल देखें। शेख रशीद साहब की कभी कोई बात सच्ची साबित हुई है? ये शेख साहब आते हैं ना हमसे बात करते हैं ना कुछ करते हैं, बस वैसे दावे है। घी ऑयल जितने भी मिल वाले हैं ना उन्होंने बढ़ा दिया हुआ रेट बहुत ज्यादा, हर रोज बढ़ता जा रहा है। एक चीज सस्ती होती है दूसरी महंगी हो जाती है। बिल्कुल बकवास है, झूठ है, कोई कमी नहीं हुई किसी चीज में। बाजार में तो कोई रेट कम नहीं है, आटे का थोड़ा कम हुआ है। वफाकी दारुल ये हालात हैं पाकिस्तान के, जहां की जनता महंगाई से त्रस्त है। विपक्ष के हल्ला बोल के बाद तय माना जा रहा है कि इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है। सत्ता पूरी तरह से सेना और आईएसआई के हाथों में जा चुकी है और इमरान खान की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वो दुश्मन भी जानते हैं कि लाहौरियों ने आज मीनारे पाकिस्तान के साए में एक नई तारीख रकम की है। शाबाश लाहौर, शाबाश। और
लाहौरियों ने ना सिर्फ आज मीनारे पाकिस्तान पे तारीखी जलसा किया है, बल्कि लाहौरियों ने अवाम दुश्मन हुकूमत को मीनारे पाकिस्तान की बुलंदी से उठाकर नीचे फेंक दिया है। जिस जाली तब्दीली की शुरुआत 2011 में इस पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान के साए में हुई थी, आज लाहौरियों ने इसी मीनार हिंदुस्तान में उस जाली तब्दीली को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। 11 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पीडीएम की रैलियों में जिस तरह से लोगों की भीड़ जुट रही है, उससे साफ है कि पाकिस्तान की जनता इमरान खान से त्रस्त हो चुकी है। आसमान छूती महंगाई और पाकिस्तान में बिगड़े हालात की वजह से पाकिस्तान की आवाम का आक्रोश चरम पर है और इस बात का फायदा उठाकर विपक्ष ने इमरान सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वाकई बुरे हैं। आज की जाली नालायक, नाअहल और नाजायज हुक्मरानों ने आप उनको ना सिर्फ देख रहे हो, मगर उनको और उनकी इक्तदार को भुगत रहे हो। धमकी, गालम गलोच और झूठ के सिवा उनकी दामन में कुछ नहीं है। ये बेवकूफ नालायक हुक्मरानों के पास ना अकल है, ना उनको तारीख के इल्म है। पाकिस्तान में लोगों के पास न रोजगार है, न व्यापार है। दूसरे देशों से लिए गए कर्ज से पाकिस्तान की सरकार दहशतगर्दों को बढ़ावा देने में लगी है और पाकिस्तान की जनता जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए भारी कीमत चुका रही है। महंगाई का आलम आपके सामने ही है। गरीब का जीवन मुश्किल हो गया है, खरीदा जाता नहीं है। कुछ भी देखें कि 100 रुपए से कम कोई भी नहीं आपके सामने लूंगा। मंडी में जो कम है रेट, यहाँ आप देखें डबल का रेट ये लोग लगाते हैं। आज जो है ये टमाटर 120 रुपए, आप मंडी में जाके देखें 60-70 रुपए का किलो मिल रहा है। पाकिस्तान की मीडिया भी इस बात को मान रही है कि जरूरत की चीजों की बढ़ती कीमत की वजह से सरकार पूरी तरह बेबस है। कराची में इंतजामिया के तमाम इंतजामात बेकार हो गए। मुर्गी और अंडों की कीमतें बदस्तूर आसमान से बातें कर रही हैं। शहर कायद में चिकन 400 से 450, जबकि अंडे 210 रुपए फी दर्जन में फरोख्त किए जा रहे हैं। सोनिया खानजादा रिपोर्ट करेंगी। इस वक्त आपको बताएं, सब्जियों की, फलों की तो उनकी कीमतें तो इंसान की पहुंच से दूर होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर मुर्गी की बात की जाए तो 450 रुपए किलो मुर्गी फरोख्त हो रही है, कहीं 420 रुपए में फरोख्त की जा रही है। अपनी मनमानियों से यहाँ फरोख्त की जा रही है। आज अवाम जो है वो हुकूमत से शिकवा करती हुई दिखाई देती है कि दाल दलिए का इंतजाम मुश्किल हो रहा है और दिन ब दिन महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो रहा है। अवाम की पहुंच से सब्जी हो या फल हो या फिर गोश्त हो, हर चीज जो है वो दूर दिखाई दे रही है और इसी तरह रेट जो है वो दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि अब इमरान सरकार की कुर्सी खतरे में है, लेकिन पाकिस्तान अपनी आवाम को इन मुश्किलों से राहत दिलाने के बजाय सरहद पर दहशत फैलाने की साजिशें रचता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। साल 2016 में रक्षाबंधन के मौके पर बलूचिस्तान के एक एक्टिविस्ट ने पीएम मोदी के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया था। इस वीडियो में उन्होंने न केवल पीएम मोदी को अपना भाई माना था, बल्कि वीडियो संदेश के जरिए बलूच के लोगों की आवाज बनने की गुजारिश की थी। अब कनाडा के टोरंटो में करीमा बलूच की हत्या हो गई है। जी हां, बता दें कि करीमा बलूच रविवार से ही लापता हो गई थी। बाद में सोमवार को कनाडा पुलिस ने उनकी डेड बॉडी को बरामद किया। करीमा बलूच की हत्या का शक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर जा रहा है और अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि करीमा किसी हादसे का शिकार हुई हैं या फिर उनकी हत्या कर दी गई है। अपने वीडियो संदेश में करीमा ने प्रधानमंत्री मोदी से 4 साल पहले क्या कहा था, गौर से सुनिए। मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ।
बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हजारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आए और उन बहनों का इंतजार कभी खत्म ही ना हो। लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। और 19/60/2016 की ये तस्वीर है करीमा बलूच की, और ये जो संदेश है उसी संदेश के जरिए ये बातें चल रही हैं कि आखिर करीमा कहां गई, क्योंकि उनकी लाश अब तक नहीं मिल पाई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देश में तो उम्मीद है, देश के बाहर भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कि उम्मीद की नजर से उनको देख रहे हैं। बिल्कुल। और आज चलिए वहां खबर जहां में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।